हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साइंस टीचर। आज हम क्लास 10th साइंस 1 का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स शुरू करने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी लेक्चर मिस ना करें। ये चैप्टर सिर्फ फैक्ट्स के बारे में नहीं है, ये एक कहानी है, एक पजल को सॉल्व करने की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक पल के लिए सोचिए, आप एक ऐसी लाइब्रेरी में हैं जहां लाखों किताबें हैं, पर उन्हें अरेंज करने का कोई सिस्टम ही नहीं है। सब कुछ बस इधर उधर बिखरा पड़ा है। अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक बुक ढूंढनी हो तो क्या करेंगे? ये तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना? केओस ही केओस होगा। बिल्कुल यही प्रॉब्लम, यही केओस 19th सेंचुरी के केमिस्ट फेस कर रहे थे। उस वक्त तक काफ़ी सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझने का, उन्हें ऑर्गेनाइज करने का कोई आसान तरीका नहीं था। ये कहानी है उनकी, उस खोज की, उस क्वेस्ट की, जिससे उन्होंने इस केमिकल कियोस में एक ऑर्डर लाया। इस पजल को सॉल्व करने की पहली सीरियस कोशिश की एक जर्मन केमिस्ट जोहन वॉल्फगैंग डोबराइनर ने साल 1817 में। उन्होंने एलिमेंट्स के बीच एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न नोटिस किया, एक क्लू जिसे उन्होंने नाम दिया ट्रायड्स। चलिए समझते हैं कि ये ट्रायड्स क्या थे। The formal definition of a triad is a group of three elements with similar chemical properties where the atomic mass of the middle element is approximately the mean of the other two. इसका मतलब क्या है? डॉबरराइनर ने तीन एलिमेंट्स के ऐसे ग्रुप्स बनाए जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज यानी उनके रिएक्ट करने का तरीका एक जैसा था, और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि पहले और तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास का एवरेज बीच वाले एलिमेंट के एटॉमिक मास के लगभग बराबर था। फॉर एग्जाम्पल, उन्होंने लिथियम, सोडियम और पोटाशियम का एक ग्रुप बनाया। ये तीनों एल्कली मेटल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज काफी सिमिलर हैं। अब इनके एटॉमिक मासेस को देखें। लिथियम का है 6.9 और पोटाशियम का है 39.1। जब हम इन दोनों का मीन या एवरेज निकालते हैं, यानी 6.9 प्लस 39.1 डिवाइडेड बाय 2, तो आंसर आता है 23.0। और देखिए, मिडिल एलिमेंट सोडियम का एटॉमिक मास भी 23.0 है। इंटरेस्टिंग है ना? एक मैथमेटिकल कनेक्शन मिल गया था। लेकिन डोबराइनर का ये आइडिया परफेक्ट नहीं था, इसकी कुछ लिमिटेशंस थीं। पहली बात, ये रूल उस समय के सारे नोन एलिमेंट्स पर अप्लाई नहीं हो पा रहा था, सिर्फ कुछ ही ऐसे ट्रायड्स मिल पाए। इसलिए ज़्यादातर साइंटिस्ट ने इसे एक फंडामेंटल लॉ मानने के बजाय एक कोइंसिडेंस यानी एक इत्तेफाक समझा। ये एक अच्छी शुरुआत थी, पर मंजिल अभी दूर थी। अब कहानी आगे बढ़ती है साल 1866 तक। एक इंग्लिश केमिस्ट जॉन न्यूलैंड्स एक नए एंगल से इस पजल को देखते हैं, और उनका आइडिया काफी यूनिक था। उन्हें एलिमेंट्स में एक म्यूजिकल पैटर्न दिखा। न्यूलैंड्स ने एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया। उन्हें इस अरेंजमेंट में एक म्यूजिकल पैटर्न दिखा। जैसे वेस्टर्न म्यूजिक में 8 नोट्स के बाद पहला नोट रिपीट होता है, या इंडियन म्यूजिक में सा से शुरू होकर अगले सप्ताह का सा पहले जैसा ही होता है। उन्हें लगा कि एलिमेंट्स में भी हर 8वां एलिमेंट पहले एलिमेंट की प्रॉपर्टीज रिपीट करता है। This brings us to Newland's law of octaves. It states that when elements are arranged in order of increasing atomic mass, the properties of every 8th element are a repetition of the properties of the first. बिल्कुल म्यूजिक की तरह, जो पहले सुर की प्रॉपर्टी है वही 8वें सुर की भी होगी। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर हम लिथियम से स्टार्ट करें, जो कि फर्स्ट एलिमेंट है, तो 8वां एलिमेंट, 8th एलिमेंट कौन सा होगा? चलो काउंट करते हैं। लिथियम के बाद बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और 8वां एलिमेंट है सोडियम। और हम जानते हैं कि सोडियम की केमिकल प्रॉपर्टीज लिथियम से कितनी मिलती जुलती हैं। दोनों ही हाईली रिएक्टिव एल्केलाई मेटल्स हैं। न्यूलैंड्स का ऑब्जर्वेशन काफी हद तक सही था। लेकिन न्यूलैंड्स का ये संगीत भी ज्यादा देर तक नहीं चला। इस लॉ में भी कुछ सीरियस प्रॉब्लम्स थीं। सबसे पहली बात, ये लॉ सिर्फ कैल्शियम तक ही ठीक से काम कर रहा था। हेवियर एलिमेंट्स के लिए ये पैटर्न फेल हो गया। दूसरी गलती, उन्होंने सारे नॉन एलिमेंट्स को फिट करने के लिए कुछ स्लॉट्स में 2-2 एलिमेंट्स को एक साथ रख दिया, जैसे कोबाल्ट और निकल को। और तीसरी, उनके टेबल में फ्यूचर में डिस्कवर होने वाले नए एलिमेंट्स के लिए कोई जगह ही नहीं थी। डोबराइनर और न्यूलैंड्स के अटेम्प्ट्स के बाद स्टेज पर एंट्री होती है उस साइंटिस्ट की जिसने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की पूरी तस्वीर ही बदल दी, अ रशियन केमिस्ट दिमित्री मेंडलीव। इन्हें मास्टर आर्किटेक्ट ऑफ द पीरियोडिक टेबल कहा जाता है, और इनका काम इतना जरूरी था कि आज भी हम उसे पढ़ते हैं। मेंडलीव का काम एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पर बेस्ड था, जिसे कहते हैं मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। इट स्टेट्स
The properties of elements are a periodic function of their atomic masses. इसका आसान मतलब ये है कि जब हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करते हैं तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट होती हैं। एक पीरियोडिक पैटर्न फॉलो होता है। मेंडलीव का जीनियस इस बात में था कि उन्होंने सिर्फ एटॉमिक मास को नहीं देखा, उन्होंने एलिमेंट्स को उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर ग्रुप किया। अगर प्रॉपर्टी मैच करने के लिए उन्हें एटॉमिक मास का स्ट्रिक्ट ऑर्डर कहीं तोड़ना भी पड़ा तो उन्होंने वो किया। उनका फोकस प्रॉपर्टीज पर था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने टेबल में कुछ खाली जगह, कुछ गैप्स छोड़ दिए। उन्होंने हिम्मत से कहा कि यहाँ ऐसे एलिमेंट्स आएंगे जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने उन मिसिंग एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी प्रेडिक्ट कर दी। और बाद में जब वो एलिमेंट्स डिस्कवर हुए तो उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल वैसी ही निकली जैसी मेंडलीव ने बताई थी। अमेजिंग! मेंडलीव का काम सच में एक ब्रेक थ्रू था। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल एक रेवोल्यूशन था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन वो भी पूरी तरह से परफेक्ट नहीं था। कुछ ऐसे पजल्स थे, कुछ ऐसी समस्याएं थीं जिनका जवाब उनका टेबल नहीं दे पाया। अनहाई पजल्स में से एक थी आइसोटोप्स। लेट्स अंडरस्टैंड द डेफिनेशन। Isotopes are atoms of the same element having the same chemical properties but different atomic masses. इसका क्या मतलब हुआ? एक ही एलिमेंट जैसे कार्बन के अलग अलग एटम्स हो सकते हैं जिनका मास थोड़ा डिफरेंट हो, जैसे कार्बन 12, कार्बन 13, लेकिन उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी ही होती हैं बिकॉज दे आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। ये आइसोटोप्स मेंडलीव के टेबल के पब्लिश होने के काफी समय बाद डिस्कवर हुए थे। अब यहाँ एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। सोचिए, मेंडलीव का टेबल तो एटॉमिक मास पर बेस्ड है, तो अगर कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं जिनके मास अलग अलग हैं, तो क्या उन्हें टेबल में 3 अलग अलग जगह मिलनी चाहिए? लेकिन उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, तो उन्हें एक ही जगह पर होना चाहिए। तो उन्हें कहाँ रखा जाए? ये एक बड़ी कंफ्यूजन थी, एक एम्बिग्यूटी जिसे मेंडलीव का टेबल सॉल्व नहीं कर पाया। एक और बड़ा सवाल था हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर। हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 के एल्कली मेटल्स जैसे सोडियम और पोटेशियम से भी मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है, वैसे ही हाइड्रोजन क्लोराइड HCl बनता है। और साथ ही उसकी प्रॉपर्टीज ग्रुप 17 के हैलोजेंस जैसे क्लोरीन से भी मिलती थी। जैसे क्लोरीन Cl2 एक डायटोमिक मॉलिक्यूल है, वैसे हाइड्रोजन भी H2। तो इसको कहाँ रखा जाए, ग्रुप 1 में या ग्रुप 17 में? ये भी क्लियर नहीं था। इसके अलावा और भी कुछ डीमेरिट्स थे। जैसा हमने पहले डिस्कस किया, कुछ जगहों पर एटॉमिक मास का ऑर्डर ठीक से फॉलो नहीं हो रहा था। जैसे कोबाल्ट को निकल से पहले रखा गया जबकि उसका मास ज्यादा है। और 2 भारी एलिमेंट्स यानी हेवी एलिमेंट्स के बीच में कितने और नए एलिमेंट्स डिस्कवर हो सकते हैं, ये प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं था। तो चलिए इस सफर को एक बार जल्दी से रिकैप करते हैं। शुरुआत हुई 1817 में डोबेरेनर के ट्रायड से। फिर 1866 में आए न्यूलैंड्स अपने लॉ ऑफ ऑक्टेव्स के साथ, और 1869 में मेंडलीव ने अपना लैंडमार्क पीरियोडिक टेबल पब्लिश किया जिसने इस फील्ड को एक नई दिशा दी। हाँ, मेंडलीव के टेबल में कुछ कमियां जरूर थीं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उनके काम ने ही आगे के रास्ते खोले। उनका टेबल वो ब्लूप्रिंट था, वो नींव थी जिस पर आज का मॉडर्न पीरियोडिक टेबल खड़ा है। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन मॉन्यूमेंटल था। और ये हमें एक आखिरी लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल पर लाकर खड़ा करता है। अगर एटॉमिक मास एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने का परफेक्ट तरीका नहीं था, तो फिर वो कौन सी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है एटम के अंदर की, वो कौन सी चीज़ है जो उसकी असली पहचान, उसके केमिकल बिहेवियर को डिसाइड करती है? इस सवाल का जवाब हम अपने अगले एक्सप्लेनर में ढूंढेंगे। जुड़े रहने के लिए सर्वाज्ञ कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सर्वज्ञ कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका साइंस टीचर। आज हम क्लास 10th साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स शुरू करने जा रहे हैं। ये टॉपिक आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है, तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, कभी सोचा है ये पूरा यूनिवर्स, ये धरती, ये हवा, आप, मैं, हर चीज़ मैटर से बनी है। और ये मैटर आखिर बना किससे है? ये बनता है कुछ फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स से, जिनको हम कहते हैं एलिमेंट। और अभी तक साइंस ने टोटल 118 एलिमेंट्स को पहचाना है। इनमें से कुछ तो हमें नेचुरली मिलते हैं, जैसे ऑक्सीजन, आयरन, और कुछ को इंसान ने लैब्स में बनाया है।
तो आप सोचिए 118 अलग-अलग एलिमेंट्स, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है स्टूडेंट्स के लिए भी और साइंटिस्ट्स के लिए भी। सवाल तो यहीं उठता है कि हम इन सबको, पूरे 118 एलिमेंट्स को आखिर पढ़ें तो पढ़ें कैसे? हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज को अलग से रट्टा मारना तो इम्पॉसिबल है। इसीलिए हमें एक सिस्टम की ज़रूरत पड़ी, एक तरीके की जिससे हम इनको क्लासिफाई कर सकें। और क्लासिफिकेशन का जो मेन आइडिया है वो बहुत सिंपल है। हम उन एलिमेंट्स को एक साथ एक ग्रुप में रखते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं। इससे क्या होता है, स्टडी बहुत आसान हो जाती है। अगर हमने एक ग्रुप के सिर्फ एक एलिमेंट को भी ठीक से समझ लिया तो हम बाकी सबकी प्रॉपर्टीज का अंदाजा लगा सकते हैं। First, let's be clear about the definition. An element is a substance that cannot be broken down into any other substance. Every element is made up of its own unique type of atom. इसका क्या मतलब हुआ? सिंपल शब्दों में एलिमेंट एक ऐसी प्योर चीज है जिसे आप और सिंपल टुकड़ों में नहीं तोड़ सकते। एग्जाम्पल लेते हैं पानी का, वाटर। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। आप वाटर को तोड़कर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर सकते हो? बिल्कुल कर सकते हो। लेकिन क्या आप हाइड्रोजन को और आगे तोड़ सकते हो? नहीं। क्या आप ऑक्सीजन को तोड़ सकते हो? नहीं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट्स हैं, वो सबसे सिंपल फॉर्म है। एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज करने की कोशिश बहुत पहले से चलती आ रही थी। शुरू में डॉबेरेनस ट्रायड्स और न्यूलैंड्स ऑक्टेव्स जैसे अटेम्प्ट्स हुए। यहाँ तक कि मेंडलेव का पीरियोडिक टेबल भी आया, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन इन सभी पुराने मेथड्स में एक कॉमन चीज थी, इन सब का बेसिस था एटॉमिक मास, और इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थीं। फिर एक ऐसी डिस्कवरी हुई जिसने सब कुछ बदल दिया, एक मैजिक नंबर मिल गया। बिल्कुल, सब लोग एटॉमिक मास के पीछे पड़े थे, लेकिन 1913 में इंग्लिश साइंटिस्ट हेनरी मॉजली ने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि एक एटम की सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे फंडामेंटल प्रॉपर्टी उसका एटॉमिक मास नहीं, बल्कि उसका एटॉमिक नंबर होता है। यही वो मैजिक नंबर था जिसने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की नींव रखी। So what exactly is this atomic number? Let's see the definition. Atomic number, जिसे हम कैपिटल Z से represent करते हैं, is the number of protons present in the nucleus of an atom. बहुत सिंपल है। हर एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज वाले पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोटॉन्स। तो जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, बस वही उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है। अगर 6 प्रोटॉन्स है तो एटॉमिक नंबर 6 यानी एलिमेंट है कार्बन। अगर 8 प्रोटॉन्स है तो एटॉमिक नंबर 8 यानी एलिमेंट है ऑक्सीजन। हर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर फिक्स है, यूनिक है, उसकी पहचान है। और इसी डिस्कवरी के बेसिस पर बना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ये लॉ कहता है द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है कि जब हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद उनकी प्रॉपर्टीज रिपीट होने लगती हैं। इस रेपिटेशन को ही पीरियोडिक कहते हैं। ठीक है, अब जब हमें इसका फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी आधार पता चल गया है, तो चलिए इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के स्ट्रक्चर को, इसके ग्रिड को आराम से पीस बाय पीस समझते हैं। पीरियोडिक टेबल में आपको जो ऐसी लेटी हुई लाइंस यानी हॉरिजॉन्टल रोज दिखती हैं, उन्हें पीरियड्स कहते हैं। और टोटल कितने पीरियड्स हैं? 7, बस 7 पीरियड्स। और हर पीरियड एक एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स को बताता है। और जो सीधी खड़ी हुई लाइंस हैं यानी वर्टिकल कॉलम्स, उन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में टोटल 1 से लेकर 18 ग्रुप्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, एक ही ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत हद तक एक जैसी होती हैं। दे बिहेव लाइक अ फैमिली। इस पूरे टेबल को, इस पूरे ग्रिड को और आसान बनाने के लिए हमने इसको 4 अलग अलग ब्लॉक्स में, या आप कह सकते हैं 4 नेबरहुड्स में डिवाइड किया है। ये 4 ब्लॉक्स हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में आते हैं ग्रुप 1 और 2 जो टेबल के एकदम लेफ्ट में हैं। टेबल के एकदम राइट में है पी ब्लॉक जिसमें ग्रुप्स 13 से 18 तक आते हैं। इनके बीच में है डी ब्लॉक जिसमें ग्रुप्स 3 से 12 आते हैं। और टेबल के नीचे जो 2 अलग से रोज रखी हुई हैं वो है एफ ब्लॉक। हाँ, और इनके कुछ स्पेशल नेम्स भी हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स जिसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज आती हैं उन्हें हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। चलिए, अब तक हमने पीरियड्स, ग्रुप्स और ब्लॉक्स के बारे में जाना। अब देखते हैं कि एलिमेंट्स को उनकी बेसिक नेचर यानी मेटल्स, नॉन मेटल्स के हिसाब से कैसे बांटते हैं। इसके लिए टेबल में एक सिंपल सी जिगजैग लाइन है जो हमें सारे एलिमेंट्स को 3 मेन फैमिलीज में डिवाइड करने में हेल्प करती है। अगर आप पी ब्लॉक को ध्यान से देखेंगे ना तो आपको एक सीधी जैसी, एक टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग लाइन दिखेगी
जो एलिमेंट्स ठीक इस लाइन के ऊपर या बॉर्डर पर आते हैं उन्हें हम कहते हैं मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स की प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की होती हैं। अब इस जिगजैग लाइन के लेफ्ट साइड में जितने भी एलिमेंट्स हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, वो सभी मेटल्स हैं, और इस लाइन के राइट साइड में जो एलिमेंट्स हैं वो सभी नॉन मेटल्स हैं। कितना सिंपल है। So this is the most important thing to understand. किसी भी एलिमेंट की पोजीशन पीरियोडिक टेबल में, यानी वो किस पीरियड और किस ग्रुप में है, वो हमें उसके एटॉमिक स्ट्रक्चर और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में सब कुछ बता देती है। यही इस टेबल का कोड है जिसे अब हम क्रैक करना सीखेंगे। और बच्चों, एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको अब तक सब कुछ अच्छी से समझ आ रहा है और ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ इसे लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। इससे हमें और अच्छे लेक्चर्स बनाने की मोटिवेशन मिलती है। Okay, let's look at two very important trends. पहला, जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, यानी डाउन अ ग्रुप, हर एक स्टेप नीचे जाने पर एक नया इलेक्ट्रॉन शेल ऐड हो जाता है। लेकिन जो सबसे बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, उनका नंबर सेम रहता है। बिल्कुल सही। जैसे ग्रुप 1 में देखो, सबसे ऊपर हाइड्रोजन, उसके पास 1 शेल, उसके नीचे लिथियम, उसके पास 2 शेल्स, फिर सोडियम 3 शेल्स। शेल्स बढ़ रहे हैं, राइट? लेकिन सबके वैलेंस शेल में, यानी सबसे आखिरी शेल में, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब देखते हैं अक्रॉस अ पीरियड, यानी लेफ्ट से राइट जाते हुए। यहां पर नंबर ऑफ शेल्स सेम रहता है, लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके बढ़ते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेकेंड पीरियड में लिथियम के पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बेरिलियम के पास 2, बोरॉन के पास 3 एंड सो ऑन। आपके एग्जाम्स के लिए पहले 20 एलिमेंट्स को उनकी एटॉमिक नंबर की सीक्वेंस में याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको आसान बनाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा निमोनिक यानी एक मेमोरी ट्रिक बताता हूँ। चलिए पहले 10 एलिमेंट्स से शुरू करते हैं। ये बहुत ही सिंपल और मज़ेदार तरीका है। आपको बस एक सेंटेंस याद रखना है। हाय, हेलो, लिसन टू BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। चलिए इसको आराम से देखते हैं। हाय से हाइड्रोजन, हेलो से हीलियम, लिसन से लिथियम, BBC से बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, न्यूज़ ऑन से नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, और फ्राइडे नाइट से फ्लोरीन और नियॉन। एक बार मेरे साथ बोलिए, हाय, हेलो, लिसन टू BBC न्यूज़ ऑन फ्राइडे नाइट। हो गए ना पहले 10 एलिमेंट्स याद? सो वी कैन सी द रियल पावर ऑफ द पीरियोडिक टेबल। हर एलिमेंट की एक जगह फिक्स है और उसकी वो पोजीशन ही उसकी पूरी कहानी, उसकी पूरी कुंडली बता देती है। तो आज का लेक्चर हम इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। अगर एक एलिमेंट की पोजीशन से हम उसकी प्रॉपर्टीज का पता लगा सकते हैं, तो क्या हम उन एलिमेंट्स के बारे में भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं जो अभी तक डिस्कवरी नहीं हुए हैं, यानी एलिमेंट नंबर 119, 120 और उसके आगे? इसके बारे में जरूर सोचना। तो ये था हमारा आज का लेक्चर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पर। आई होप आप सबको हर कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर के आगे के टॉपिक्स जैसे पीरियोडिक ट्रेंड्स को डिटेल में कवर करेंगे। तब तक इसको रिवाइज जरूर करिएगा। और हाँ, सर्वधन्या कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले सभी लेक्चर्स की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, सर्वोदय कोचिंग क्लासेस के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका साइंस टीचर और आज हम क्लास 10 साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए, ताकि आपको हमारे सारे लेक्चर्स टाइम पर मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो सिर्फ एक एलिमेंट्स का चार्ट नहीं है, ये एक मैप है, एक खजाने का नक्शा जिसमें बहुत सारे सीक्रेट्स छुपे हुए हैं। आज हम उस मैप को पढ़ना सीखेंगे, हम उसकी प्रिडिक्टिव पावर को अनलॉक करेंगे, पीरियोडिक ट्रेंड्स को समझ। तो सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या हम किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज, उसके बोल, सिर्फ टेबल में उसकी जगह यानी उसका एड्रेस देकर बता सकते हैं? और इसका जवाब है बिल्कुल, 100% यस। जैसा मैंने कहा, यह कोई आम चार्ट नहीं है, ये एक प्रिडिक्टिव टूल है। और इस टूल को इस्तेमाल करने की चाबी, इस मैप को पढ़ने का तरीका पीरियोडिक ट्रेंड्स को समझने में है। तो चलिए देखते हैं आज की हमारी जर्नी कैसी रहेगी। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये पीरियोडिक ट्रेंड्स आखिर होते क्या हैं। फिर हम 3 सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। पहला है एटॉमिक साइज, यानी एक एटम कितना बड़ा होता है। दूसरा है मेटालिक कैरेक्टर, जिससे पता चलता है कि कौन सा एलिमेंट मेटल जैसा बिहेव करेगा और कौन सा नहीं। और तीसरा है वैलेंसी, यानी एक एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर। और लास्ट में हम सब कुछ एक साथ एक पावरफुल समरी में रिवाइज करेंगे। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली आर पीरियोडिक ट्रेंड्स? ये एलिमेंट्स के बीच छुपे हुए पैटर्न्स को खोजने जैसा है।
इसकी टेक्स्ट बुक डेफिनेशन है द रेगुलरिटीज और वेरिएशंस फाउंड इन द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स व्हेन दे आर कंपेयर्ड इन अ पीरियड और अ ग्रुप। सिंपल भाषा में इसका मतलब ये है कि जब आप टेबल में लेफ्ट से राइट जाते हैं, जिसे हम एक पीरियड कहते हैं, या जब आप ऊपर से नीचे आते हैं, जिसे हम एक ग्रुप कहते हैं, तो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रैंडमली यानी अचानक से नहीं बदलती। वो एक प्रिडिक्टेबल तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में चेंज होती हैं। इन्हीं पैटर्न्स को, इन्हीं रेगुलरिटीज को हम पीरियोडिक ट्रेंड्स कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं हमारे पहले और सबसे फंडामेंटल ट्रेंड पर, एटॉमिक साइज। सवाल बहुत सिंपल है, एक एटम कितना बड़ा होता है और इतनी छोटी चीज को हम नापते कैसे हैं? हम एटॉमिक साइज को एक कॉन्सेप्ट से मेजर करते हैं जिसका नाम है एटॉमिक रेडियस। इसकी डेफिनेशन है द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम टू इट्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल। इसे ऐसे समझो, एटम के बिल्कुल सेंटर से यानी न्यूक्लियस से उसके सबसे बाहर वाले शेल तक की दूरी, जहां आखिरी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बस उसी डिस्टेंस को एटॉमिक रेडियस कहते हैं। और इसको नापने के लिए जो यूनिट हम यूज करते हैं वो है पिकोमीटर, जिसे हम पीएम लिखते हैं। और ये पिकोमीटर कितना छोटा होता है? Well, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 to the power of -12 मीटर्स। इसका अंदाजा लगाओ, अगर आप एक मीटर की स्केल लो और उसके 1 ट्रिलियन मतलब 1 के आगे 12 जीरो इतने बराबर हिस्से कर दो, तो उनमें से जो एक हिस्सा होगा ना, वो 1 पिकोमीटर के बराबर होगा। इतनी ज्यादा छोटी स्केल पर हम काम कर रहे हैं। चलो अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, पूरे टेबल में एटॉमिक साइज कैसे बढ़ता है? इसके 2 सिंपल रूल्स हैं, इन्हें हमेशा याद रखना। जब आप एक पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज डिक्रीजेस, यानी एटम्स छोटे होते जाते हैं, और जब आप एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, यानी एटम्स बड़े होते जाते हैं। बिल्कुल, अक्रॉस अ पीरियड साइज डिक्रीजेस, डाउन अ ग्रुप साइज इंक्रीजेस। चलिए अब इसका रीजन समझते हैं। लेकिन रुको, पहला रूल थोड़ा अजीब नहीं लगता? जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो प्रोटॉन्स भी बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं, तो एटम को तो बड़ा होना चाहिए ना, फिर वो छोटा क्यों हो जाता है? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और इसका जवाब एटम के अंदर की फोर्सेस में छुपा है। इसका रीजन एक कॉज एंड इफेक्ट चेन जैसा है। देखो, जब हम पीरियड में एक कदम राइट जाते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन बढ़ जाता है। ज्यादा प्रोटॉन्स मतलब न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया। इसे हम कहते हैं न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना। ये ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियस अपने आसपास घूम रहे इलेक्ट्रॉन्स पर एक मजबूत खिंचाव, एक स्ट्रॉन्गर पुल लगाता है और उन्हें अपने पास खींच लेता है। हाँ, तो भले ही एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, लेकिन न्यूक्लियस का आकर्षण बल, उसकी पुल पावर इतनी बढ़ जाती है कि वो पूरे एटम को सिकोड़ देता है, श्रिंक कर देता है। इसलिए अक्रॉस अ पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीजेस। और जब हम ग्रुप में नीचे जाते हैं तो साइज क्यों बढ़ता है? शुक्र है, इसका रीजन बहुत सीधा सा है। जब भी आप ग्रुप में एक स्टेप नीचे जाते हो, आप एक पूरा का पूरा नया इलेक्ट्रॉन शेल ऐड कर देते हो। बिल्कुल, जैसे लिथियम के पास 2 शेल्स हैं, उसके ठीक नीचे सोडियम के पास 3 शेल्स हैं, उसके नीचे पोटेशियम के पास 4। आप लिटरली एटम पर नई लेयर्स ऐड कर रहे हो, तो जाहिर है कि वो बड़ा ही होगा। ये बिल्कुल प्याज के छिलकों की तरह है, हर लेयर के साथ साइज बढ़ता जाता है। चलिए अब हमारे दूसरे मेजर ट्रेंड पर चलते हैं, जो है मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। इसके पीछे का मेन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। कोई एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पसंद करता है या गेन करना। हाँ, बस इसी टेंडेंसी पर सारी कहानी टिकी है, टू लूज और टू गेन इलेक्ट्रॉन। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आपको बस एक गोल्डन रूल याद रखना है, द बिगर द एटम द ईजियर इट इज टू लूज एन इलेक्ट्रॉन। ऐसा क्यों? क्योंकि एक बड़े एटम में जो सबसे बाहर वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है। उस दूरी पर न्यूक्लियस का पॉजिटिव पुल, उसका आकर्षण काफी कमजोर पड़ जाता है। इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एनर्जी देकर आराम से निकाला जा सकता है। यही रूल मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच का सबसे बड़ा फर्क पैदा करता है। मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स लूज करने की, क्योंकि वो आमतौर पर बड़े होते हैं और उनका न्यूक्लियर चार्ज कम होता है। वो अपने आउटर इलेक्ट्रॉन्स आसानी से दे देते हैं। जब वो एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन खो देते हैं तो वो एक पॉजिटिव आयन बन जाते हैं, जिसे हम कैटायन कहते हैं। इस टेंडेंसी को इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहते हैं। और नॉन मेटल्स इसके बिल्कुल उल्टे होते हैं। उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की। क्योंकि वो छोटे होते हैं और उनका न्यूक्लियर चार्ज बहुत हाई होता है, उनके न्यूक्लियस की पकड़ बहुत मजबूत होती है, न सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन्स पर बल्कि आसपास के इलेक्ट्रॉन्स पर भी। जब वो एक इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं तो वो एक नेगेटिव आयन बन जाते हैं, जिसे एनायन कहते हैं। इसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। अब इसे वापस हमारे ट्रेंड से जोड़ते हैं।
अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो जैसा हमने सीखा, जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक साइज छोटा होता है। छोटे एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स को ज्यादा कस के पकड़ते हैं, इसलिए उन्हें लूज करना मुश्किल हो जाता है। इसका मतलब मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस, और इसका उल्टा नॉन मेटालिक कैरेक्टर यानी इलेक्ट्रॉन गेन करने की एबिलिटी इंक्रीजेस। और जब हम एक ग्रुप में नीचे जाते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ता है। बड़े एटम्स इलेक्ट्रॉन्स आसानी से लूज कर देते हैं, इसलिए मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। देखा, सब कुछ आखिर में आकर एटॉमिक साइज से ही जुड़ जाता है। ये ट्रेंड पीरियोडिक टेबल पर बिल्कुल साफ दिखता है। आप नोटिस करेंगे कि टेबल के राइट साइड में एक टेढ़ी मेढ़ी जिगजैग लाइन है। इस लाइन पर जो एलिमेंट्स आते हैं उन्हें हम मेटलॉइड्स कहते हैं। उनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं। इस लाइन के लेफ्ट में सब कुछ मेटल है और इसके राइट में सब कुछ नॉन मेटल। तो जब आप लेफ्ट से राइट जाते हैं, आप लिटरली मेटालिक रीजन से नॉन मेटालिक रीजन में क्रॉस कर रहे होते हैं। चलिए अब आज के तीसरे और आखिरी ट्रेंड पर आते हैं, वैलेंसी। सिंपल शब्दों में वैलेंसी एक एलिमेंट की कंबाइनिंग पावर है। ये वो प्रॉपर्टी है जो डिसाइड करती है कि एक एटम दूसरे एटम्स के साथ कितने बॉन्ड्स बना सकता है। इसकी फॉर्मल डेफिनेशन है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम मस्ट गेन, लूज और शेयर टू अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। देखो, हर एटम स्टेबल होना चाहता है और सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैसेस का होता है, जिनका आउटर शेल पूरी तरह से भरा होता है। तो वैलेंसी बस उन इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है जो एक एटम को गेन, लूज या शेयर करना पड़ता है ताकि उसे वो फुल स्टेबल शेल मिल जाए। इसके पैटर्न को एक एग्जाम्पल से सबसे अच्छा समझ सकते हैं। चलो पीरियड 3 को देखते हैं। सोडियम Na के पास एक आउटर इलेक्ट्रॉन है, तो वो उस एक को लूज कर देता है स्टेबल होने के लिए, तो उसकी वैलेंसी हुई 1। मैग्नीशियम अपने 2 आउटर इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तो उसकी वैलेंसी 2। एल्यूमिनियम 3 लूज करता है, वैलेंसी 3। सिलिकॉन के पास 4 हैं, वो उन्हें शेयर करता है, तो वैलेंसी 4। अब यहां से पैटर्न रिवर्स होता है। फॉस्फोरस के पास 5 आउटर इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब 5 लूज करने से आसान है 3 गेन करना, तो इसकी वैलेंसी है 3। सल्फर 2 गेन करता है, वैलेंसी 2। क्लोरीन 1 गेन करता है, वैलेंसी 1। और आर्गॉन, उसका तो शेल पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, उसे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, इसलिए उसकी वैलेंसी है 0। तो वैलेंसी का ट्रेंड थोड़ा अलग है। जब आप एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो वैलेंसी पहले 1 से 4 तक बढ़ती है और फिर वापस 0 तक घट जाती है। और ग्रुप में नीचे जाने पर क्या होता है? वैलेंसी आमतौर पर सेम रहती है। क्यों? क्योंकि एक ग्रुप के सभी एलिमेंट्स के पास सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे ग्रुप 1 के सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 होगी, ग्रुप 17 के सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी 1 होगी, एंड सो ऑन। तो अब तक हमने 3 मेजर ट्रेंड्स कवर कर लिए हैं, एटॉमिक साइज, मेटालिक कैरेक्टर और वैलेंसी। अब वक्त है इन सबको एक साथ एक क्लियर समरी में लाने का। इसे आप अपना क्विक रिवीजन गाइड समझ सकते हैं। ये लीजिए सब कुछ एक जगह पर। जब हम एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, एटॉमिक साइज कम होता है, मेटालिक कैरेक्टर भी कम होता है, और वैलेंसी पहले 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 0 तक कम हो जाती है। और जब हम एक ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, एटॉमिक साइज बढ़ता है और मेटालिक कैरेक्टर भी बढ़ता है, और वैलेंसी आमतौर पर सेम रहती है। ये टेबल सबसे इंपॉर्टेंट टेकअवे है। इसमें हमारी आज की पूरी डिस्कशन समराइज हो गई है। तो अब जब आप इन ट्रेंड्स को समझ गए हैं, आपके नॉलेज को टेस्ट करने के लिए एक आखिरी सवाल। पीरियोडिक टेबल में फ्रांसियम यानी Fr, सीजियम यानी Cs के ठीक नीचे आता है ग्रुप 1 में। तो जो ट्रेंड्स हमने अभी कवर किए, उनके बेसिस पर आप क्या प्रेडिक्ट करेंगे कौन सा एलिमेंट ज्यादा मेटालिक होगा? एटॉमिक साइज और मेटालिक कैरेक्टर के रूल्स के बारे में सोचिए। जवाब टेबल के पैटर्न्स में ही छुपा है। जरूर सोचिए इसके बारे में। आज के इस लेक्चर के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।